चोरी का मामला लेकर दरबार में आता है और राजा को बताता है कि उसकी दुकान में चोरी हुई है और उसे अपने तीनों नौकरों पर शक है। फिर नौकरों को बुलाया जाता है। नौकर मना कर देते हैं। नौकरों के घर की तलाशी ली जाती है। तीनों की झोपड़ी में दो दो अशर्फियां मिलती हैं। जब राजा नौकरों से पूछता है कि बाकी की अशर्फियां कहाँ हैं, तो नौकर रोकर कहते हैं, हमने चोरी नहीं की और हमें नहीं पता ये हमारे घर में कैसे आई। अब बीरबल सेठ की दुकान में जांच करने जाता है। लौटकर दरबार आता है और सिपाहियों को सेठ के घर की तलाशी लेने का आदेश देता है। सेठ चौंक जाता है और कहता है, मेरे घर में क्यों? मैं भला अपनी ही दुकान से चोरी क्यों करूंगा? मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा। जब सिपाही लौटकर आते हैं तो वे बताते हैं कि बाकी की अशर्फियां सेठ के घर से मिल गई हैं और एक लाल रंग की पोटली भी थी जिसे वे बीरबल को देते हैं। अब सेठ बार बार कहता है, मेरे घर में अशर्फियां कैसे मिली? मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी बीच सेठ की बीवी दरबार में आती है। जब वह सुनती है कि सेठ ने चोरी की है तो वह भी बार बार कहती है, ये कैसे चोरी कर सकते हैं? अब राजा का फैसला आता है कि सेठ को कारागार में डाल दिया जाएगा। तभी सेठ की बीवी घबराकर कहती है, सिपाही झूठ बोल रहे हैं, मेरे घर में कोई अशर्फी नहीं थी। वे तो मैंने चोरी करके पहले ही अपने भाई को दे दी थी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। सेठ कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तभी बीरबल पोटली पलटता है। उसमें कंकड़ निकलते हैं और एक पायल भी, जो सेठ की बीवी की थी। फिर बीरबल बताता है कि जब उसने सेठ की दुकान की तलाशी ली थी तभी उसे यह टूटी हुई पायल मिली। दूसरी पायल ढूंढने के लिए ही उसने सिपाहियों को सेठ के घर भेजा था। वहां से दूसरी पायल भी मिल गई। अब सेठ की बीवी कबूल करती है कि उसी ने चोरी की थी क्योंकि उसके भाई को पैसों की जरूरत थी। लेकिन जब सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने चोरी कर ली और कुछ अशर्फियां नौकरों के घर में रख दी ताकि चोरी का इल्जाम उन पर आ जाए। राजा सेठ की बीवी की गलती को देखते हुए फैसला सुनाता है कि सेठ को अपने नौकरों को 20-20 अशर्फियां देने की सजा दी जाती है और सेठ की बीवी को ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि यह उसकी आखिरी गलती समझकर माफ किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब राजा और बीरबल बाग में बैठकर बात कर रहे होते हैं। राजा बीरबल से पूछता है, क्या तुम्हें नौकरों पर शक नहीं था? बीरबल मुस्कुराकर कहता है, नहीं, अगर नौकर चोरी करते तो वे सिर्फ थोड़ी सी अशर्फियां नहीं चुराते। 3 लोग मिलकर पूरी दुकान लूट सकते थे, और अगर वे चोर होते तो चोरी करने के बाद अपने घर में आराम से सोते नहीं मिलते। तभी रानी वहां आती है, बीरबल का हालचाल पूछती है और राजा से कहती है, चलिए महल में चलिए। जब राजा और रानी महल की ओर जाते हैं तब बीरबल उन्हें जाते हुए देखता है। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे खोया खोया देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने सोच में क्यों डूबे हैं? बीरबल ने कहा, आज जब मैं रानी के पास से आया तो वहां से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, अरे वह रानी है, उनके पास तो एक से बढ़कर एक इत्र होंगे। तुम्हें इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह सिर्फ इत्र होता तो मैं इस पर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन मुझे शक है कि यह कोई साधारण इत्र नहीं है। तुम किसी भी तरह से रानी से वही इत्र मुझे ला कर दो, मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। अगले दिन राजा के पास उसके एक खास मित्र के 2 दूत आते हैं। वे राजा के पास अपने महाराज का निमंत्रण लेकर आए थे। राजा ने पत्र बीरबल को पढ़ने के लिए दिया। बीरबल ने पढ़कर बताया, राजा का मित्र आपको किसी बहुत जरूरी बात के लिए अपने राज्य में बुला रहा है, लेकिन संदेश में साफ लिखा है कि किसी को यह न पता लगे कि उन्होंने आपको बुलाया है। वे खुद ही सही समय देखकर आपसे बात करेंगे। राजा ने तुरंत बीरबल से सलाह ली और सैनिकों को यात्रा के लिए तैयार करने का आदेश दिया। अगले दिन राजा अपनी रानी से मिलकर कहता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, और फिर बीरबल और सैनिकों के साथ निकल जाता है। रास्ते में राजा ने बीरबल से कहा, मुझे उसकी चिंता हो रही है, न जाने क्या बात होगी। बीरबल ने राजा को समझाया, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए, पहले देखते हैं कि आपका मित्र आखिर क्या कहना चाहता है। रात होते होते वे राजा के मित्र के राज्य में पहुंच गए। वहां उनकी बहुत खातिरदारी हुई। राजा का मित्र पहले तो चौंकने का नाटक करता है, पर बीरबल और राजा उसकी ओर ध्यान से देखते हैं। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह बीमार और परेशान था। थोड़ी देर बाद राजा का मित्र राजा और बीरबल को अकेले में ले जाता है। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वह अचानक फूट फूट कर रोने लगता है। राजा चौंक कर पूछता है, क्या हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। राजा का मित्र सिसकते हुए कहता है,
मेरे राज्य के पास एक गांव में हर बृहस्पतिवार की रात एक औरत के रोने की आवाज आती है। कुछ दिन पहले हमें खबर मिली कि हर बृहस्पतिवार की रात कोई न कोई आदमी गायब हो जाता है। मैंने कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। जब मैं जंगल में बढ़ा और मेरे सैनिक भी अलग हो गए, तब मैंने देखा कि एक पेड़ पर एक औरत बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम रो रही थी? और जो लोग गायब हो रहे हैं, क्या उन्हें तुम ही गायब कर रही हो? वह औरत मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, राजन, मैं तो आपके लिए रो रही हूँ। जब मैंने पूछा कि मेरे लिए क्यों, तो उसने बताया कि जो लोग गायब हो रहे हैं, वो आपकी रानी मार रही है। अगर आपने उसकी इस योजना में बाधा डाली, तो वो बहुत जल्द आपको भी मार डालेगी। रानी हर बृहस्पतिवार को किसी की बलि देती है। मैं इसलिए रोती हूँ कि आज फिर कोई मारा जाएगा। अगर आपको अपने लोगों की चिंता है, तो किसी रात अपनी रानी का पीछा करके देखिए। मैंने उससे कहा, तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं? तब उस औरत ने मुझे गांव की धोबिन के बारे में बताया और कहा कि अगर सच जानना चाहते हो, तो गरीब का भेष बदल कर वहां जाओ। लेकिन याद रखना, ये काम बहुत सावधानी से करना, नहीं तो वह तुम्हें मार देगी। मैं कई रातें जागकर देखने की कोशिश करता कि रानी कहीं जाती है या नहीं, लेकिन न जाने कैसे रोज रात को मैं बहुत जल्दी सो जाता और सुबह ही आंख खुलती है। अब भी लोग गायब हो रहे हैं, वह औरत रो रही है और मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। राजा और बीरबल ये सुनकर चौंक जाते हैं और सबसे पहले उस जंगल में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन बृहस्पतिवार था। रात में जब राजा और बीरबल जंगल के अंदर गए, तो फिर से रोने की आवाज आने लगी। जब उन्होंने उस आवाज का पीछा किया, तो वह दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे, जहां वही औरत बैठी रो रही थी। राजा ने उससे पूछा, क्या ये सब बातें सच हैं? और अगर सच हैं, तो हम इन मौतों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? वह आत्मा बोली, अगर सच जानना चाहते हो, तो धोबिन के पास गरीब बनकर काम मांगने जाओ। वह तुम्हें एक हलवाई की दुकान पर काम के लिए भेजेगी। वहां जो भी हो, रात वही बिताना। बाकी सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी को भनक न लगे, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगी। राजा और बीरबल लौटकर राजा के महल आते हैं और राजा को अकेले में सारी बात बताते हैं। कुछ दिन बाद राजा और बीरबल महल से जाने का बहाना बनाकर निकलते हैं। वे अपने सैनिकों को अलग भेज देते हैं और खुद गरीब का भेष बदलकर गांव की धोबिन के पास जाते हैं। वहां जाकर वे काम मांगते हैं और अपनी मजबूरी बताते हैं। धोबिन उन्हें दूसरे गांव के हलवाई की दुकान पर भेजती है और कहती है, वहां कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। राजा और बीरबल उसी दिन वहां के लिए निकलते हैं, क्योंकि अगले दिन बृहस्पतिवार था। शाम तक वे दुकान पर पहुंचते हैं और हलवाई से काम मांगते हैं, लेकिन सेठ काम देने से मना कर देता है और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है। राजा और बीरबल अपनी मजबूरी दिखाते हैं, लेकिन सेठ उन्हें जल्द से जल्द जाने को कहता है। दोनों कहते हैं, सेठ जी, रात हो गई है, हम भूखे भी हैं, हमें थोड़ी जगह दे दो सोने के लिए और कुछ खाने के लिए भी। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। सेठ उन्हें पास की बनी एक कोठरी में जाने के लिए कहता है और कुछ खाने का सामान देता है। लेकिन जाते जाते सेठ ये भी कहता है, शांत रहना, आवाज मत करना, अगर अपनी जान प्यारी है तो। राजा और बीरबल खाने का सामान लेकर कोठरी में चले जाते हैं, लेकिन वे जागकर पूरी रात इंतजार करने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद रानी अपनी बांधियों के साथ हलवाई की दुकान पे आती है और हलवाई से मिठाई की टोकरी तैयार करने को कहती है। फिर रानी हलवाई से कहती है, किसी को साथ भेजो जो ये टोकरी लेकर हमारे साथ चले। हलवाई जवाब देता है, रानी साहिबा, अभी तो मेरे पास कोई नहीं है जो इनको लेकर जाए, मैं सुबह होते ही भेज दूंगा जहां आप कहेंगी। रानी गुस्से में होकर कहती है, झूठ मत बोलो, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुमको जो आज 2 आदमी आए हैं, उनको मेरे साथ भेजो अभी। सेठ फिर काफी मिन्नत करने के बाद कोठरी में जाता है। राजा और बीरबल सोने का ढोंग करते हैं। सेठ उन दोनों को जगाता है और सारी बात बताकर कहता है, अपना ख्याल रखना, जो भी मेरी दुकान से गया है, वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे रहा था। दोनों बाहर आते हैं, सामान उठाते हैं और रानी के साथ चुपचाप चल देते हैं। रानी जंगल के रास्ते जाती है। अब रास्ता डरावना होता जा रहा था। राजा और बीरबल दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि रानी आखिर क्या करना चाहती है। जल्दी ही वे एक भयानक जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक कोठरी में टोकरी रखने को कहा जाता है। जब वे टोकरी रखते हैं, तो मौका देखकर उस जगह की जांच करने लगते हैं। तभी उन्हें एक अजीब जगह मिलती है, जहां लोगों के कंकाल बिखरे पड़े थे। राजा और बीरबल को देखते ही कंकाल बोल पड़ते हैं, राजन, यहाँ से अपनी जान बचाकर चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आ गए? ये तुम्हें भी मार डालेगी, जैसे हमें मारा है। राजा और बीरबल ये सुनकर चौंक जाते हैं और कोठरी को ध्यान से देखते हैं। उसमें सारा सामान जादू टोने से भरा हुआ था।
अचानक कहीं से आवाजें आने लगती हैं। राजा और बीरबल उस आवाज की तलाश में एक और कोठरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रानी एक बाबा के साथ मिलकर जादू टोना कर रही है। राजा उन दोनों से पूछता है, ये सब क्या है? रानी और बाबा दोनों राजा और बीरबल को देखकर चौंक जाते हैं। रानी तुरंत अपने साथियों को आवाज देती है और वे दोनों को रस्सियों से बांध लेते हैं। अब रानी कहती है, चलो कुछ देर में तो ये दोनों मर ही जाएंगे, तो इनकी आखिरी इच्छा ही पूरी कर देती हूँ। फिर वह बताती है कि वही ये सब अमर और भी अधिक शक्तिशाली होने के लिए कर रही है। रानी तलवार उठाकर राजा को मारने के लिए कहती है, तभी राजा के सैनिक अचानक वहां आकर सबको पकड़ लेते हैं। राजा ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सैनिकों ने सादे कपड़े पहन रखे थे। तभी बीरबल हंसकर कहता है, राजा जी, मैं आपको इतनी खतरनाक जगह अकेले कैसे लाता? सैनिक तो वापस गए ही नहीं थे, मैंने उन्हें हर वक्त हमारे साथ ही रखा, बस भेष बदलवा दिया था। आगे के भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। राजा जी, मैं आपको इतनी खतरनाक जगह अकेले कैसे लाता? सैनिक तो वापस गए ही नहीं थे, मैंने उन्हें हर वक्त हमारे साथ ही रखा, बस भेष बदलवा दिया था। अब थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। राजा और बीरबल इन सभी को राजा के मित्र के पास ले जाते हैं। राजा को सारी बातें बताने के बाद राजा ने अपने मित्र पे ही उन सभी को सजा देने का फैसला छोड़ दिया कि वह खुद तय करे कि इन सबको क्या सजा दी जाए। राजा अपने मित्र और बीरबल का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, तुमने मेरे लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं की। फिर राजा कहता है, ये सब बीरबल की अक्लमंदी से ही हो पाया है। अब दोनों अपने मित्र से विदा लेकर अपने महल के लिए निकलते हैं। आगे के भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें।